हमने यहाँ तक लास्ट टाइम में हमने ये सारा कर लिया था, मैकेनिकल एनालिसिस में हमने कर लिया था हमने। तो ये आज एक न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है, ये हमने नहीं कर किया था, तो नहीं किया था हमने ना ये वाला। तो when a particle wire is vibrating with frequency of 4 hertz, a transverse wave of wavelength 60 centimeter is produced. Determine the speed of wave pulse along wire. तो डाटा सबसे पहले लिखा हमने f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज आ गया। ये फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर, उसको हमने ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए 0.6 मीटर में लिख लिया, यानी 100 पे डिवाइड कर दिया। और उसकी जो स्पीड है v है वो मालूम किया हमने, तो वही हमारे पास जो फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके जरिए से हमने उसकी स्पीड को मालूम कर लिया है। सिंपल बात है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास है, ये साइनोसाइडल ट्रैवलिंग वेव in x direction has amplitude of 15 centimeter, wavelength of 40 centimeter and the frequency जो है वो दी हुई है उन्होंने। The vertical displacement at x is equal to 0 and t is equal to 0 is 15 centimeter. Find the wave number, time period, wave speed and angular frequency of the wave मालूम करना है। तो डाटा सबसे पहले लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया कि हमने उसको मीटर्स के अंदर 100 पे डिवाइड करने पर। वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने 100 पे डिवाइड किया, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया हमने। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 8 हर्ट्ज है, और उसके बाद वेव नंबर हमने मालूम करना है, के इज इक्वल 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर 40 इंटू 10 पावर माइनस 2 से हमने डिवाइड किया उसको, तो हमारे पास 15.58 लेंस पर मीटर जो आ रहा है। टाइम पीरियड है हमारे पास इसी तरह से 1/8 डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.125 सेकेंड आ गया। और अब जब हम उसमें मालूम करना चाह रहे हैं कि वेव स्पीड कितनी है, तो उसके लिए एस इज इक्वल टू बी इंटू टी, और उसी से हम लोगों ने ये इक्वेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू बी इंटू टी जो कंपेरेबल है एस इज इक्वल टू बी इंटू टी, यानी जब हम लीनियर कोई प्लेन के ऊपर बॉडी मूव कर रही होती है, उसका कवर डिस्टेंस मालूम करना हो या उसकी वेलोसिटी मालूम करनी हो या टाइम टेकन बाय द कवर डिस्टेंस मालूम करना, तो फिर एस इज इक्वल टू बी इंटू टी है। और उसकी एनालॉजी उसके साथ मिलती जुलती हमारे पास वेव की जब बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी से हमने इसके अंदर बताया है, तो एस की जगह पे लैम्डा बी आ गया और टी की जगह कैपिटल टी लगाया, तो बी इज इक्वल लैम्डा ओवर टी। तो लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ जो है उसको उसकी वैल्यू लगाई है 14 × 10⁻² और डिवाइड बाय 0.125, तो इसको डिवाइड किया 3.2 मीटर पर सेकंड आ गया थी। और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मेगा इज इक्वल 2 पाई एफ होती है हमारे पास, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास इसको कैलकुलेट किया 50.24 मीटर्स पर सेकंड आ गया। ये इस कैलकुलेट करके देखिएगा, इसके आंसर चेक करके। इसी तरह से हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म कॉर्ड हैज ए mass of 0.3 kg and length of 6 meter. The cord passes over pulley and supports a 2 kg object. और एक है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव, दूसरा बी इसका जो मालूम करना है हमें व्हाट विल बी द टाइम फॉर वेव टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो गिवन जो मास ऑफ स्ट्रिंग जो है m1 इज इक्वल टू 0.3 kg, ये हमें गिवन है जी। और लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो उसको हम एल से जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे 6 मीटर है, और मास सस्पेंडेड जो है वो 2 kg है। तो लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू m ओवर l, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी मालूम करने के लिए हम फिर 0.3 उसके kg को उसके लेंथ से डिवाइड किया, तो 0.05 kg पर मीटर आ गया। ये वही जो मैं बता रहा था कि लेंथ पर यूनिट मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कर्व के ऊपर, वो यही चीज़ है लीनियर मास डेंसिटी, यानी उसका जो मास पर यूनिट लेंथ वो ये है लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला तो अमूमन होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम। तो जब हम पर यूनिट लेंथ से लेते हैं तो इसका मतलब फिर वॉल्यूम का जो दो डिमेंशन जो होती हैं, वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, उसमें से दो डिमेंशन तो मिनिमाइज होगी, तो सिर्फ एक डिमेंशन रह जाएगी, तो उस वजह से ये किलोग्राम पर मीटर उसके नीचे रह गया, मीटर इसके रह गया, ठीक है। डेंसिटी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, लेकिन ये है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का फिर एक ही मैस है, एक ही यूनिट आता है। आई थिंक सो ये बात आप समझ रहे हैं। तो टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो एफ इज इक्वल टू एम जी है, तो एम 2 × 9.8 से हमने 19.6 न्यूटन हमने हासिल कर लिया। तो अगर हमने स्पीड मालूम करनी हो तो वो टेंशन ओवर म्यू से हम उसको मालूम कर लेते हैं, 19.6 ओवर 0.05, तो 19.77
मीटर पर सेकेंड हमारे पास उसकी स्पीड आ गई स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव जो है एस इज इक्वल टू 6 मीटर है, तो टाइम मालूम करना है उसी तरह से एस इज इक्वल टू पी टू टी है, तो एस ओवर वी के जरिए से हमें ये चीज़ हमें मालूम कर सकते हैं। तो आज हमारा अगला जो प्रॉब्लम है तो ठीक है, प्रॉब्लम दो रह गई थी हमारे पास कि ट्रांसवर्स वेव विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, एक हमारे पास टॉट स्ट्रिंग है, टॉट का मतलब है तनी हुई स्ट्रिंग है, इन 5 meter length of string with a mass of 0.060 gram is used. Find out the tension in the string. तो गिवन डाटा में हमारे पास स्पीड दी हुई है v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l 5 मीटर है और मास ऑफ स्ट्रिंग m इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। तो टेंशन इन स्ट्रिंग f हमने मालूम करनी है। लीनियर मास डेंसिटी हमारे पास म्यू इज इक्वल टू m ओवर l, तो उसी तरह से डाटे में दोनों वैल्यूज लगाई हमने m की भी और l की भी, तो हमारे पास इस तरह से 0.012 किलोग्राम पर मीटर हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो स्पीड मालूम करनी हो तो उसी तरह से स्पीड उसकी मालूम की जा सकती है। तो उसके लिए हम एक्चुअली हम मालूम करना चाह रहे हैं इसके अंदर फिर फोर्स या टेंशन कितनी होगी, उस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी आ रही है, तो वो हमारे पास ये वाला v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया v स्क्वायर, एफ ओवर म्यू आ गया, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हमने यहाँ से टेंशन मालूम करनी है, तो म्यू की वैल्यू 0.012 और साथ में 50 का स्क्वायर, तो 30 न्यूटन जो रस्सी के अंदर तनाव इतना आ जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव travel with speed of 20 meter per second in a string under the tension of 6 Newton. What tension is required to produce a wave traveling with speed 30 meter per second in the same string? तो गिवन डाटा हमारे पास है, ये स्पीड ऑफ वेव है v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, टेंशन फिर f1 दी हुई डाटा हमारे पास दो तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक पहले में हम f1 6 न्यूटन है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी मालूम करनी है हमें, तो v1 इज इक्वल टू f1 ओवर v, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया हमने। तो हम मालूम करना ये चाह रहे हैं म्यू की मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये इसमें हमारे पास जो है इसका सम f इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू f1 ओवर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर 20 स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास जवाब आ जाएगा जो 0.015 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा, यानी इतनी इसकी जो है वो लीनियर मास है। गिवन स्पीड अगले पार्ट में केस 2 में जो हम बता रहे हैं कि स्पीड अगर जो है 30 मीटर पर सेकेंड और उसकी अगर हमने इसको टेंशन मालूम करनी है तो अब क्या सीखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से उसी पैटर्न से हम जब मालूम करेंगे तो टेंशन हमारे पास 13.5 मीटर आ जाएगा। अगला हमारे पास जो आर्टिकल है वो वेव इक्वेशन का है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए तो इसको जी सर किए जाए। जी जी वेव इक्वेशन है हमारे पास लास्ट टाइम हमने भी एक वेव बनाई थी जब हमने मैकेनिकल वेव्स की बात हम कर रहे थे, मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे थे, और उसमें हमने ये इस तरह का हमने एक वेव का हमने स्नैपशॉट लिया था, हमने इसमें स्मॉल सेगमेंट लिया था हमने, और उस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर यानी वो जो हमारा बहुत ही टाइनी सेगमेंट जो लिया था जो जस्ट डॉट की तरह से था, उसके ऊपर हमने एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, वो जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ है। अब उस डॉट के दोनों तरफ हमने क्योंकि वो डॉट जो है वो एक कर्व पार्ट का हिस्सा है, तो उस कर्व के साथ उस डॉट के साथ हमने फिर जो फोर्स उस किनारे के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो टेंशन होगी, उसको भी हमने साथ में रिप्रेजेंट किया है विद फोर्स एफ के साथ। तो ये जो एंगल जो दोनों बनेंगे क्योंकि एक लीनियर लाइन के साथ है, वो लीनियर लाइन जो है वो इस ओ पॉइंट के पैरेलल है, यानी इसके इसके वो इस एक्सिस के साथ वो पैरेलल है, तो या यूँ कह लें कि प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ वो पैरेलल है, तो इसलिए ये जो टेंशन होगी इसका एंगल उस लीनियर लाइन के साथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ये कल भी बात हुई थी कि ये थोड़ा सा स्लाइटली सा फर्क नहीं आएगा, इसका फर्क नहीं ना आने की वजह यह है कि ये जो लाइन ऊपर ड्रॉ की गई है ये उस सेगमेंट के पार्ट के बिल्कुल साथ पैरेलल है, वो जो डॉट सेगमेंट लिया हुआ है और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दे आर इन पैरेलल, तो इनके साथ जो टेंशन होगी रस्सी की वो यूनिफॉर्मली हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेम है, तो इसलिए वो जो टेंशन जो है वो दोनों किनारों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की होगी, तो इसलिए वो एंगल भी सेम आएगा। लेकिन अब जो हम केस पढ़ रहे हैं इसमें हमारा एंगल का फर्क आएगा।
ये अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हमारे पास वो वेव का एक पार्ट ही हमने लिया है। ये दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा जो ग्रेविश कलर के अंदर है, छोटा सा पार्ट है जिसको हम डेल एक्स से जाहिर करेंगे, वेरी स्मॉल पार्ट है। तो अब चूंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमारी आगाही अच्छी खासी हो चुकी हुई है, हमने अपने 2-3 सिस्टम पढ़ लिए हुए हैं अच्छे खासे उसमें। उसमें हमने पेंडुलम को भी पढ़ लिया हुआ है, हमने मैथ स्प्रिंग कांस्टेंट बल सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, और हमने टॉर्शनल बैलेंस भी पढ़ा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम मैथ स्प्रिंग का सिस्टम देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक मशहूर ज़माना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से हम फेमिलियर हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं एफ की जगह एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर ये चीज़ हमारे सिस्टम में हमें समझ आ रही है तो इस वाले कलर्स इस वाली इक्वेशन से हम इस तरह से ये इक्वेशन हमारे लिए बड़ा ही आसान है। ये इस इक्वेशन से जो हम फेमिलियर हैं, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये वाली चीज़ हमारे पास के ओवर एम है, जो यहाँ पे एम हम दूसरे ले जाएंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो उसके अंदर जो पोजीशन की जो वेरिएशन है, पोजीशन के अंदर तब्दीली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए डी टी स्क्वेयर नीचे बॉटम है। तो इस इक्वेशन का हमें जनरल एक्सप्रेशन भी पता है हमें, वो ये होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कंसिडर अ स्ट्रिंग लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास ये देखिए कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहा है फिगर में सामने आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। लेट द गिवन स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड स्पोर्स। तो हमने उसको दो स्पोर्स के बीच में अपनी तरफ से स्ट्रेच किया हुआ है। ये समझ लें कि वो वेव का कोई पार्ट है जो जिसको हमने इसका स्नैपशॉट लिया हुआ है और वो स्ट्रेचिंग फॉर्म में हमें ये इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि लेट और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, डेफिनेटली हमने उसको इक्विलिब्रियम कहा होगा कि वो अब इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेट एफ सी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब वो जो उसके अंदर रस्सी के अंदर तनाव आया हुआ है उसको हम एफ सी जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम अपनी ज्योमेट्रिकल फिगर शो कर रहे हैं, अब ये चूंकि ये वहाँ पिछली फिगर में हमने इसको यहाँ पे टॉप पे लिया हुआ था उस स्मॉल फिगर पे, अब ये इंक्लाइन सा नजर आ रहा है हमें। ये मुझे एक्स वाई प्लेन के बीच में थोड़ा सा इंक्लिनेशन लिए हुए है हल्का सा, जस्ट इसमें अब सूरत हाल ये होगी कि इसके इस पॉइंट पे फोर्स इस तरफ को नजर आएगी और इसके इस तरफ नजर आ रही है। अब ये अपने इस एक्सेस के साथ ये जो पॉइंट होगा इसके पैरेलल एक्सेस जो होगा एक्सेस के साथ वो ये वाला बन रहा है। अब फोर्स जो है वो इसके साथ एंगल तामीर कर रही है, बना रही है, थीटा इसको कहा हुआ है। तो इसी तरह से इसको थीटा वन कह लें या थीटा टू कह लें, इसी तरह से इसके साथ जो एक्सेस के साथ जो फोर्स ये बन रही है वो इस एंगल के साथ थीटा टू बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स स्लाइटली डिफरेंट होंगे यहाँ पे, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम इनको इमेजिन कर लेंगे कि ये दीज आर इक्वल। वजह उसकी क्या है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स वेरी 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 स्मॉल है। जब स्मॉल इतने हैं तो फिर हम इसको इमेजिन कर सकते हैं they are almost going to touching the zero, not टू इक्वल टू जीरो लेकिन वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसलिए हम अपनी यहाँ मर्जी करते हुए इसको इक्वल करेंगे वो जब इसका मुकाम आएगा। ठीक है, ये आई थिंक सो ये फिगर आपको अंडरस्टैंड हो रही है। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग दैट डेल एक्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स चेंज, यानी यहाँ पे ये पार्शियल नजर आ रहा है आपको। कुछ अगर हम कंटिन्यूसली डेल ही इस्तेमाल करते, इस तरह से ये नीचे आपको ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे डेल नजर आ रहा है, ये फिगर जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसकी जगह पे डायरेक्टली पार्शियल इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल करने में थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट लेने का तरीका भी है कि अगर हम ये इसको हम पार्शियल का मतलब भी होता है नॉट कंप्लीट, और डेल का मतलब होता है वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल। तो ये जो डेल यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये हमें कुछ कह लें कि कुछ स्टेप्स से हमारी जान जो है, ये जान कह लेंगे हमारी, वो जल्दी हम क्विकली रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने इसको ये नोटेशन इस्तेमाल कर ली पार्शियल एक्स। तो पार्शियल एक्स एंड ये यानी डेल एक्स बोलूंगा, डेल एक्स एंड डेल एम आर द आर्क लेंथ एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग। देन लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम म्यू से जाहिर करते आ रहे हैं वो एम ओवर एक्स ही है। यहाँ पे हम उसको स्मॉल सेगमेंट्स ले रहे हैं तो वो हमने डेल एम ओवर डेल एक्स लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, यहाँ पे एन नजर आ रहा है, इसको एम समझिएगा एम। ठीक है, अब व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, अब यानी प्लग का मतलब है
कि वो जो रस्सी जो तनी हुई थी उसको यहाँ से प्लग किया जाए, ऊपर उठाया गया, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ, यानी इस वाई एक्सिस की तरफ को यहाँ से प्लग करके ऊपर की तरफ उठाया गया है, देन इट डज नॉट रिमेन स्ट्रेट। तो डेफिनेट बात है कि वो जो पहले जो तनी हुई थी अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग तनी हुई थी, अब वो थोड़ा सा इंक्लाइन एंगल लिए हुए है, जैसा कि अब नजर भी आ रहा है आपको, बिकम स्लाइड कर्व्ड एज वन। Let F1 be the tension at the ends of the displaced portion, यानी वो जिसको पोर्शन को अपने प्लग किया हुआ है, उठाया हुआ है, और उसके किनारों पे जो फोर्सेस है वो F1, यानी रस्सी के दोनों किनारों पे जो तनाव है वो F1 और F2 है, यानी टेंशन जिसको अब हम फोर्स F1 F2 से जाहिर कर रहे हैं। द एंगल θ1 एंड θ नॉट इक्वल, ठीक है, अब वो इक्वल नहीं है, मैंने उसको उसकी एक रीजन बता दिया आपको। नाउ वी रिजॉल्व द टेंजेंट इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है, अब वो चूंकि ये जो वेक्टर है फोर्स या टेंशन जो वेक्टर क्वांटिटी है और एंगल भी बना रही है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। जब हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ डेफिनेटली वो इसका कॉस थीटा वाला एफ एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और इस तरफ जो होगा वो इसका एफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ बीस ऊपर कुछ इस तरह लगा देंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स f1 cos थीटा एंड f2 cos थीटा 2 बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट। ये अब एक इस तरफ एक्ट कर रहा है और इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय। अब चूंकि ये जो है ए का वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ए का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, तो उनके वाई कंपोनेंट इस अगर आपको इस कंपोनेंट समझ आ रहे हैं और रिजॉल्व करना भी आ रहे हैं, तो फिर तो आप जनाब इसको F1 इसका ये F1 cos थीटा 1 होगा, जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, और इसके इस तरफ जो होगा ये F1 sin थीटा 1 होगा, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट जो है वो ऊपर की जानब यहाँ पे ये वाला जो होगा कंपोनेंट, ये वाला ये F2 cos थीटा 2 हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये F2 sin थीटा 2 होगा, F2 sin थीटा 2 होगा, ठीक हो गया जी। तो अब ये वाला और ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे ये इक्वेशन फिर इस तरह लिखने का हक हासिल है कि Fy इज इक्वल टू F2 sin थीटा 2 माइनस F1 sin थीटा 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और काम करने जा रहे हैं इसी इक्वेशन के साथ। वो क्या करने जा रहे हैं कि cos थीटा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, cos थीटा 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस तरह के काम हम मैथमेटिक्स में करते आए हैं, ठीक है, और करते रहेंगे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशन में आने के लिए। जनाब यहाँ वाला जो cos 2 थीटा था वो तो वहीं पड़ा हुआ, और वो जो डिवीजन वाला था वो इसके नीचे यहाँ पे आ चुका होगा। इसी तरह से सिमिलर फैशन हमने यहाँ पे वो काम कर दिया हमने। अब ये F2 cos थीटा 2 और साथ में ये sin थीटा ओवर cos थीटा, इसको हम टेंजेंट थीटा कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के लिहाज से हम इसको ये जानते हैं चीज़ों को। तो F1 cos थीटा 1 ये भी tan थीटा 1 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे फिर एक्सपोज कर रहा हूँ कि भाई ये जो F2 cos थीटा 2 और F1 cos थीटा 1 ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, F के बराबर है। वजह उसकी ये है कि एंगल हमारे पास बड़ा ही स्लाइड छोटा सा है, ये जो cos थीटा का एंगल जब स्लाइड होगा तो F1 और F2 चूंकि इक्वल हैं हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सारे कंपोनेंट को हम F सेट कर रहे हैं। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड होने की वजह से, स्मॉल एंगल होने की वजह से इनके बिहेवियर जो होगा वो आंसर जीरो के राउंड अबाउट करीब होगा। तो इसलिए हमने उसको F1 इज F2 को जो है वो F के बराबर हमने साबित एज्यूम कर लिया है। जब हमने उसको एज्यूम किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो है अब ऊपर बनी थी ये वाली, ये जहाँ कर्सर लगा रहा है या मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ अपना, ये शक्ल अब कुछ अगली स्लाइड पे इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, Fy इज इक्वल टू F tan थीटा 2 माइनस F tan थीटा 1। तो अब मैं यहाँ से जनाब F फिर कॉमन जो है इसको कॉमन लेता हूँ, तो ये जो tan थीटा 2 और माइनस tan थीटा 1 है, इसको मैं इनका जो डिफरेंस है, इनका जो फर्क होगा बड़ा ही स्मॉल होगा, तो मैं उसको डेल की शक्ल लिखता हूँ, डेल tan थीटा, ठीक है। डेल tan थीटा क्या होगा, इन दोनों टेंजेंट का फर्क। F हमारे पास कांस्टेंट है तो वो तो मैंने कॉमन ले लिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को मैंने यूं लिख दिया हुआ। बट दिस नेट फोर्स ऑन द
एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, वो जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, उसके साथ मैच करते हैं। उस न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए को हम शक्ल बनाते हैं उसकी भी इसी इक्वेशन 1 की तरह से ही। एफ वाई इज इक्वल टू डेल एम ए वाई, एम को हमने साथ में डेल लगा लिया, ए के नीचे सबस्क्रिप्ट में हमने वाई लगा लिया, स्पेसिफिक करने के लिए कि कंडीशन हम लोग एक्स वाई में के बीच में क्योंकि फोर्स अमल कर रहे हैं और न्यूटन लॉ लग रही है, चीज प्लेन में मूव कर रही है, तो हमने अपने न्यूटन लॉ को वही शक्ल दे दी है। अब हमारे पास ये आ जाएगा जनाब म्यू, ये जो हम डेल एम है इसको हम लिख रहे हैं म्यू डेल एक्स ओवर ए वाई, यानी हम जानते हैं हमने लीनियर मैथ से ऐसी, यहीं से हमने इसको ये चीज़ निकाल के यहाँ लिखी। तो ये अब यहाँ पे डेल एम ओवर डेल एक्स इक्वल टू म्यू, जो हमने पीछे पढ़ी हुई पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ी हुई है, उसको हमने इस शक्ल में लिख लिया। अब मेरे पास 1 और 2 कंपेयर करने के लिए बड़ा शानदार मौका आ चुका है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल से नजर आ रही है, तो मैं राइट को कंपेयर कर सकता हूँ अपनी मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक। तो जहाँ पे किया मैंने एफ डेल टैन थीटा इधर लिख लिया मैंने लेफ्ट साइड पे, और इसको जो है मैंने इस तरफ राइट साइड पे लिख लिया, न्यू डेल एक्स ओवर ए वाई को राइट साइड पे लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे जो एफ है उसको तो मैं राइट साइड में मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड बन गया, वो डिवाइड हो गया, बॉटम में चला गया, और वहाँ का जो पार्शियल एक्स था वो उसको मैं इस तरफ ले। अब मेरे पास यहाँ पे जो नज़र आ रही है मुझे वो डेरिवेटिव चीज़ वेरिएशन नज़र आ रही है कि भाई टैन थीटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है स्मॉल फ्रैक्शन के लिए, वो हम देखना चाह रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिक्यूशन एंगल में क्या वेरिएशन आ रही है। तो वो जो है टैन थीटा जो है उसको लिख लेते हैं हम कि भाई कि ये दिस इज अ डेल वाई ओवर डेल एक्स, क्योंकि ये जो टैन थीटा है हमारे पास इसकी जो वेरिएशन है इसके अंदर आएगी, टैन थीटा की टेंजेंट है, तो टैन थीटा को जब भी हम लिखते हैं तो अपनी फिगर के मुताबिक हम इसकी ये क्या होता है, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जो मूव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टैन थीटा वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर वाई है और बेस जो है वो उसका वो एक्स है, तो उसी तरह से हमने उसको लिख लिया हमने, और ए वाई जो है उसको हमने डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर लिख लिया उसको। ये चीज़ें हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हमने इंसर्ट कर दी हैं, तो यहाँ पे डेल वाई ओवर डेल एक्स आ गया, जिस तरह आपको नजर आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे ए वाई की जगह पे ये चीज़ हमने डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर लिख दिया। तो इक्वेशन हमारी अब कुछ बड़ी क्लियर होती चली जा रही है कि ये इस तरह से जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो पार्शियल वाली चीज़ हमारे पास है, तो ये पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर की शक्ल में इस तरह से लिखी हुई नजर आना शुरू हो गया, और साथ में ये इक्वेशन हमारी राइट साइड वाली वैसी की वैसी नीचे हमें उतार दी है। बट v इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू, ये हम जानते हैं इससे। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये इस इक्वेशन से हम अपनी जो है वो रेशियो जो म्यू और ओवर एफ को है वो वेलोसिटी की शक्ल में ले आए, यानी इसमें से हम इस वाली चीज़ को जो हमारा ये जो टैग साथ लगा हुआ है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा हुआ है म्यू और एफ, इसमें हम वेलोसिटी डालते हैं यानी उसकी वेव की स्पीड की। तो उसको क्या किया हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए और साथ में हमने उसका रेसिप्रोकल भी ले लिया, तो जनाब ये म्यू ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर शक्ल आ जाएगी। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसको समझ आएगा। तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन 4 में, तो म्यू ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर है, तो लगाया जनाब, तो डी स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ट्रांसफर ऑसिलेशन की, तो इसको इसी को हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशन पीछे हमने ड्राइव की है वो वेव इक्वेशन की, वो हमारे पास ये वाली है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसका कोई जनरल सॉल्यूशन भी हमारे पास हो, तो उस जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने
एक छोटा सा यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस करेंगे। मैं ये आर्टिकल की ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स ही है। वी वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वी नो दैट जनरल फार्मूला फॉर ट्रैवलिंग वेव इज वाई एक्स टी इज इक्वल टू, यानी ये वाई हम ये पीछे पढ़ा हुआ है कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टू टी। अगर तो वेव जो है वो प्रोपोगेटिंग कर रही है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर वो लेफ्ट एक्सिस पे मूव कर रही है तो हम उसी को लिखते हैं एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स पे हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन पे मुस्लिम होते हैं, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। हम अपनी वेव को मूव करवा रहे हैं सिर्फ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो उसमें हमने पीछे जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो प्रोपगेशन है, अगर हम देखना चाह रहे हैं उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसमें हम एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी करते हैं। और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टी है। उसी को कंबाइन करके हमने लिख लिया हुआ है। और जो एक्स और टी जो है इसको हम जो वाई जो है, जो वाई इज द फंक्शन, और ये डिपेंड करता है एक्स और टी के ऊपर। और दूसरी तरफ जो हमारे पास पोजीशन है और साथ में वेलोसिटी है और टाइम है, जिसका हमने क्योंकि वो मूव करते हुए जो उसके अलॉन्ग दैट एक्स एक्सिस मूव करेगा और जितना फासला तय करेगा, यानी वी टी हमारे फासले की निशानदेही कर रहा है और एक्स जो है उस निशानदेही कर रहा है अलॉन्ग दैट एक्सिस कितना वो मैक्सिमम में से कितना वो तय कर चुके हुए हैं। माइनस करने पे या ऐड करने पे हमें वो चीज़ फाइंड होगी। उसका फंक्शन जो वो है वो डिपेंड, उसका फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है। अभी वो जो एफ फंक्शन है वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। और वाई जो है वो पोजीशन और टाइम पे, एक्स पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो लेट अस सपोज दैट इक्वेशन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, ये जो हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो 2 है ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। तो एट द एंड हम उसको लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे एक और सपोज करते चले जाते हैं कि एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस वी टी जो है उसको सारे को हम जी कह रहे हैं, दैट इज द जी। तो हमारी यही वाली इक्वेशन फिर हम अगर जी क्या है तो वो इस तरह से लिखेंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी एंड एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी आ गया। इसको मैंने बी कह दिया हुआ, जो सपोज हमने किया था उसको हमने ए कह दिया हुआ। अब डिफ्रेंशिएट करना है हमने, डिफ्रेंशिएटिंग विद बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वाली को एक्स पे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं जी। तो पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा हमारे पास। अंदर यहाँ पे फंक्शन जो है वो जी है हमारे पास। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा स्प्लिट करना है, करते आए पहले भी एफएससी में बहुत दफ़ा किया है। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी इंटू पार्शियल जी और पार्शियल एक्स, ये पार्शियल जी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ही आ जाएगा। इसका करने का मकसद भी एक है, वो आगे जाके कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी पैदा करने के लिए पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड आ गया। अब ये जो जेड ओवर एक्स है ये एक्चुअली हम इस ये डिफरेंशिएट करेगा इस इक्वेशन ए को। पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स जब किया तो यहाँ पे पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, अगले के साथ एक्स नहीं लगा हुआ तो ये तो प्लस 0 हो जाएगा। तो जस्ट हमारे हमें 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास पार्शियल एक्स और पार्शियल जी और पार्शियल एक्स होगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 वाला है ये इसको डॉट 1 लिख दें या ना लिखें एक बराबर है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह की डेरिवेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड में इस तरह से भी आ सकता है। तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी चीज़ को हमने अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। तो पार्शियल स्क्वेयर ओवर वाई, पार्शियल स्क्वेयर वाई ओवर पार्शियल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, पार्शियल एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा ये वाला टैग हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, साथ में ये सारी चीज़ वैसे ही किया है। इससे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, यानी इसको हमने आपस में रीअरेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो पार्शियल ओवर पार्शियल जेड पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आ चुका है। ठीक है जी। तो अब इसके साथ ही हमने क्या किया कि ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल जेड और यहाँ पे फिर वही किया हमने कि अगेन पार्शियल जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पार्शियल एफ पार्शियल जेड और पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स कर दिया। उसी को दोबारा से, इससे पहले हमने एक चीज़ तय की हमने। तो अब हम अगर इसको देखेंगे पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स जो हमारे पास 1 है, पहले भी ये देखिए 1 ही जवाब आया था, अब फिर 1 है। तो इसके साथ 1 लगाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो होगा उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से बन जाएगा, पार्शियल स्क्वेयर एफ और पार्शियल जेड स्क्वेयर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हम सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन बी को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन, हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो y जो है वो x और t के लिहाज से, पहले हमने x के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट किया, अब हमने उसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, ताकि दोनों तरह से हम उसको जस्टिफाई करें। पार्शियल y ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू पार्शियल f फंक्शन ऑफ z ओवर पार्शियल t हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल एफ और पार्शियल जी, और पार्शियल जी और पार्शियल टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो पहले वाली सूरत आ जाएगी। अगली स्लाइड पे हम मूव कर रहे हैं, इक्वेशन ए को देख रहे हैं कि इक्वेशन ए जो हमारे पास है वो जो टॉप में नजर आ रही है आपको, ये एक्स प्लस माइनस माइनस बी टी जेड, उसी को हमने जब पार्शियल वाई और पार्शियल टी किया तो वो प्लस माइनस बी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो फिर हम वही इक्वेशन यहाँ लगाने के बाद आंसर हमारे पास वही आएगा। तो अब हमने क्या किया, वो जो पिछली इक्वेशन थी जो उसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो वो हो जाएगा जनाब पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल टी स्क्वायर, और यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल टी, और ये साथ है हमारे पास प्लस माइनस बी बाहर ले लिया हुआ है, और ये पार्शियल एफ और पार्शियल जेड आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमने फिर वही किया जी कि ये जो पार्शियल इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया हमने, तो पार्शियल और पार्शियल जी, पार्शियल एफ और पार्शियल जेड आ गया, टी आ गया हमारे पास, तो प्लस माइनस बी और पार्शियल और जेड और दिस वन आ गया, और इसके साथ फिर हमने वही किया कि पार्शियल जेड से मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट वाली अंदर वाली चीज़ को पार्शियल जेड और पार्शियल जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरह से हमें फिगर मिल जाएगी। तो अब हमने प्लस माइनस बी वैसे का वैसा, और पार्शियल और पार्शियल जेड, और ये वाला भी पार्शियल एफ और पार्शियल जेड हमारे साथ रहेगा, लेकिन ये जो जेड इक्वेशन है उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डेरिवेटिव उसको करेंगे तो हमें वो चीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ये इसको इस तरह से प्लस माइनस बी जो है, तो जब हम उसको इस तरह से करेंगे तो वो जब जो प्लस माइनस वी हमारे पास हासिल होगा इस पार्शियल जीरो पार्शियल करने के बाद, तो वो हम उसको जब बाहर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा, प्लस माइनस बी बी होल स्क्वायर आ जाएगा, और पार्शियल जेड और पार्शियल एफ और पार्शियल जी हमारे पास आ जाएगा। इसको अब अंदर हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड की शक्ल में आ जाएगा, जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, इसको वी स्क्वायर को उससे बॉटम में ले जाएंगे, वन ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल वी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल स्क्वायर, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर में हमारे पास जो आ जाएगा। तो अब ये हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को, तो हमारे पास ये इक्वेशन दोबारा से एग्जिस्ट कर गई है। जब कंपेयर दोनों की लेफ्ट साइड कंपेयर करने के बाद हमें, तो हम इससे साबित हुआ कि जो हमने सपोज किया था वो जो सोल्यूशन था वो इसी का सोल्यूशन है, ये इक्वेशन है। आज हम यहीं से रखेंगे, और प्रॉब्लम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम इंशाल्लाह उसको फिर दोबारा से हम इसको करेंगे। यस सर। तो इसमें जो क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप।